ठीक है. So Article 12. In this you find the definition. Let's read this out. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India, the government and the legislature of each of the states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. तो ये आर्टिकल 12 का मकसद क्या है? सो जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टेट किसको माना जाएगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमें स्टेट जानने की जरूरत क्या है? कैन एनीवन आंसर दिस टू मी? व्हाई डू वी नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली स्टेट? स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट की डेफिनेशन जानने की जरूरत क्या है? कोई गेस कर सकता है या किसी ने पहले पढ़ा है इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में? कैन समवन टेल मी अबाउट दिस? यू कैन ट्राई आल्सो इवन इफ यू हैवंट रेड इट एनीवेयर. थोड़ा आप लॉजिकल माइंड यूज करके अपना इस कॉन्सिक्वेंसेस, इस नतीजे तक पहुंच सकते हो, कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो कि हमें स्टेट की डेफिनेशन की जरूरत क्या पड़ रही है यहाँ पे. व्हाई डू वी नीड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट है? सर क्योंकि these rights may be are primary enforceable against state or state. Right. बिल्कुल बिल्कुल सही. This is the right answer. Because only once you know what a state is, can you enforce these right, can you seek these rights from that state. जब आपको ये पता ही नहीं है कि स्टेट है क्या, तो उसके अलावा आप फंडामेंटल राइट्स सीख किससे करोगे और किसके खिलाफ सीख करोगे? बिकॉज यू गाइज आर वेल अवेयर ऑफ दिस कि अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जाने का आपका, उसको ट्रेसपास, अगर आप उसके पास जाते हो एंड यू डू नॉट हैव द परमिशन, वी कॉल इट ट्रेसपासिंग, राइट? बट द सेम डज नॉट गो फॉर अ पब्लिक प्लेस. Public place, a place which is either wholly owned by the government or is funded by the government, उस place पे आपका जाने का अधिकार है. जैसे कि if it's a temple or if it's a government building, anything like that. So if you, let's say, are not able to get the access of this, so you can say my fundamental right has been violated and I want to seek redressal of it. But you cannot do the same with regard to a with regard to a private property. ठीक है? So knowing the definition of state is very very important. But इसमें एक recent update है. वो update ये है, वैसे वो आपको अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हम किसके खिलाफ इन्फोर्स करते हैं, तो उसका आंसर स्टेट रहेगा. ठीक है? क्योंकि वो बिग थेरेटिकल आंसर ये है. But Supreme Court in its recent judgments have also allowed fundamental rights to be enforced against private individuals also. ठीक है? बट वो आपको अभी आंसर में नहीं लिखना है, बट मैं आपको लीगल एवोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ कि नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल. ठीक है? बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट फंडामेंटल राइट्स आर टू बी enforced against the state and state has the duty to give you those fundamental rights. ठीक है? I hope this much is clear to you. अब हम देखते हैं कि fundamental rights में स्टेट की डेफिनेशन में क्या चीजें फॉल करती हैं. बहुत आसान है ये याद रखना. आई होप आपको 3 organs of the government का पता होगा. One is legislature, that which makes the law. Other one is the executive, that which implements the law, and the third is judiciary, that which interprets the law. So ये जो aspect है और ये जो aspect है, ये state का part माना गया है हमेशा से. तो यानी कि parliament plus the union government, they both are part of the state. फिर स्टेट लेवल पे आ जाते हैं हम, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको विधानसभा भी बोलते हैं, प्लस द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये इसका लेजिस्लेचर और इसका एग्जीक्यूटिव. उसके अलावा लोकल बॉडी, लोकल बॉडी में क्या आ गया? जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया, एमसी आ गया, या
आपका पंचायत आ गया, ठीक है, तो इनको हम लोकल बॉडी बोलते हैं। और इसमें एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, और अदर अथॉरिटीज। इसके ऊपर बहुत गवर्नमेंट सॉरी इसके ऊपर बहुत डिबेट चली है, बहुत सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आई हैं कि ये अदर अथॉरिटी में क्या कुछ फॉल करेगा। क्योंकि ये तीन तो बड़े क्लियर हैं हमें, कि सेंटर की गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट आ गया, स्टेट की गवर्नमेंट आ गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, और लोकल बॉडीज आ गई। लोकल बॉडीज में आपके जो भी सरकारी दफ्तर हैं लोकल लेवल पे, ठीक है, वो सारे आ गए। ये चीजें तो जी क्लियर हो गई हमें। लेकिन ये अदर अथॉरिटी का क्या मतलब है? अब इस अदर अथॉरिटी में कई चीजें आ जाती हैं। इसके ऊपर पूरी सुप्रीम कोर्ट की एक एवोल्यूशन है जजमेंट्स की, कि पहले इसको इंक्लूड करो, फिर इसको इंक्लूड करो, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द वेरी डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पसेस आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, एनी एनी बॉडी विच इज मेड बाय अ लॉ, और जिसको हम बोलते हैं विच इज अ स्टेचुटरी बॉडी। आई होप आपको ये पता होगा। एनी बॉडी विच इज मेड बाय द लॉ, जिसको हम स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। उसके अलावा एनी पब्लिक कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें एक परवेसिव कंट्रोल है स्टेट का, गवर्नमेंट का, उसको भी हम स्टेट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। अब वो इवॉल्व करते करते ये अदर अथॉरिटीज में ये भी इंक्लूड होने लग गया है, दैट एनी बॉडी विच इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और उसका जो मेजर वर्क है वो लोगों का भलाई करना है, एंड द स्टेट हैज सम प्रोमिनेंट कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। वो कंट्रोल कैसे हो सकता है, उसकी वो जजमेंट में काफी डिटेल में है कि इट शुड हैव द फंडिंग बाय द स्टेट, और लेट्स से इट शुड हैव मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इन दैट फंडिंग, ठीक है। इट शुड हैव द power to make decisions regarding that body. It should have the decisions, it should have the power to change the employment of that body. कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू डो नॉट हैव टू गो दैट फार इनटू इट, बट आपको ये समझ आ गया होगा आई होप इतने में, कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या फॉल करेगा। सेंटर का पार्ट, स्टेट का पार्ट, लोकल बॉडी का पार्ट, और अदर अथॉरिटी में क्या आ जाएगा, स्टेचुटरी बॉडी आ जाएगी, पब्लिक कंपनी आ जाएगी, और ऐसी कोई बॉडी आ जाएगी जिसका पब्लिक वेलफेयर का काम है और उसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो आर्टिकल 12 आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 13 में, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void। ठीक है जी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो सारे लॉज जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के पहले बने हुए हैं, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं, ठीक है जी। ये पहला जो आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है, वो बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो जितने इनकंसिस्टेंट हैं, यानी कि जितना सिंक नहीं कर रहे हैं विद दिस पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट्स, जितने वो इनकंसिस्टेंट हैं उसके साथ, उतने उतने एक्सटेंट तक, नॉट ऑल, उतने एक्सटेंट तक वो वॉइड है। इज दैट क्लियर? वॉइड का मतलब आपको पता होगा। वॉइड का मतलब है एज इफ इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, एज इफ इट इज नॉट, एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। वॉइड का मतलब ये होता है दैट इट हैज वेल नो वैलिडिटी व्हाटसोएवर, ठीक है। तो पहला क्लॉज जो है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की इनकंसिस्टेंसी की बात करता है,
कि द एक्सटेंट टू विच इट इज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, टू दैट इनकंसिस्टेंसी दे आर वॉइड। जितने इनकंसिस्टेंट है उस एक्सटेंट तक दे आर वॉइड, ठीक है, नॉट कंप्लीटली बट टू दैट एक्सटेंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्ट्रीन्स आती हैं, वो डॉक्ट्रीन्स मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्बैटम, जो बेयर एक्ट है, जो वर्ड बाय वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, पहले मैं वो करवाना चाहता हूँ। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है ओवर द इयर्स, कौन कौन सी डॉक्ट्रिन दी हैं, ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है, ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको जो उसका एक्चुअल टेक्स्ट है वो पढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर यू जंप इनटू दोज थेरीज जिस जो यूज करके सुप्रीम कोर्ट इनको अप्लाई करता है इन अ डिफरेंट केस, ठीक है। सेकंड क्लॉज पे आते हैं। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। इसका क्या मतलब है? ये जो था ये प्री की बात कर रहा था, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की। लेकिन मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हो चुकी है, तो उसमें क्या करेगा? उसमें उसने सीधा बोल दिया कि यार पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया तो स्टेट ऐसा लॉ बना ही नहीं सकता। इट शाल नॉट, शाल और मे का डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। शाल मीन्स मैंडेटोरी, मे मीन्स डिस्क्रिशन। अगर शाल शब्द यूज हुआ है मतलब वो मैंडेटरी है उनके लिए फॉलो करना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, दैट द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। यहाँ पे तो वो कह रहा था ऑलरेडी बने हुए हैं वो, तो जो भी बने हुए हैं और जितना इनकंसिस्टेंट होगा उतना वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो स्टेट है उसके पास पावर ही नहीं है ऐसा लॉ बनाने की जो कि इस पार्ट के किसी भी प्रोविजन को के इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है। दे कैन नॉट, दे द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। एंड एनी लॉ, अगर कोई ऐसा लॉ बनता है मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, जो इस क्लॉज के अगेंस्ट है, इसकी कॉन्ट्रावेंशन में है, तो वो उस एक्सटेंट तक क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इट्स क्वाइट डायरेक्ट, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्लॉज 3, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अब पहले हमने आर्टिकल 12 में तो स्टेट की डेफिनेशन देख ली, ठीक है। स्टेट की डेफिनेशन हमारे लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमें किसी के खिलाफ केस तो डालना पड़ेगा फॉर फंडामेंटल राइट वायलेशन, तो हमें पता तो होना चाहिए कि वो बॉडी स्टेट में फॉल करती है या नहीं करती है। लेकिन अब क्लॉज 3 में क्या बताया उन्होंने? क्लॉज 3 में उन्होंने ये बताया कि ये जो चीज आप चैलेंज कर रहे हो वो लॉ भी तो होना चाहिए ना। तो लॉ किसको मानोगे आप? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब इसकी बहुत शानदार चीज है, ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वो चीज लॉ ही नहीं है, वो एक सर्टन गाइडलाइंस हैं, तो आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ऑल लॉज, एनी लॉ, यानी कि लॉ होना जरूरी है। अगर लॉ होगा तभी आप उसके अगेंस्ट जा पाओगे। बट अगर आपको पता, अगर वो लॉ नहीं है तो आप नहीं जा सकते। तो यानी कि आपको लॉ की डेफिनेशन पता होनी भी जरूरी है। तो लॉ की डेफिनेशन उन्होंने क्या बताई? लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कोई ऑर्डर हो सकता है ऑफ दी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सरकार का ऑर्डर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है। बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस। बायलॉज क्या होते हैं? बायलॉज होते हैं जैसे एक पर्टिकुलर स्मॉलर एरिया के लिए कुछ डिफरेंट कस्टमाइज्ड लॉ बनाए जाते हैं, या फिर एक लॉ को ब्रिज करके जो उसकी जो एडिशनल सप्लीमेंट्री चीजें हैं वो बायलॉज से ऐड करी जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली किसी एक्ट को ऑन द ग्राउंड अप्लाई कैसे करना है वो रूल्स बताते हैं। सिमिलरली रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। कोई नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का। अब यहां तक तो समझ आ गया कि ये सारे लॉ काउंट कर लिए जाएंगे। एनी ऑर्डिनेंस पास्ड, एनी ऑर्डर, एनी बाय लॉ, एनी रूल, एनी रेगुलेशन, एनी नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे लॉ में काउंट किए जाएंगे। लेकिन ये शानदार चीज करी उन्होंने,
उन्होंने बोला कस्टम और यूजेज। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम का मतलब होता है कोई रीति रिवाज चल रहा है, कोई ऐसी चलती आ रही है रीति रिवाज काफी सालों से, काफी जन्मों से, कि जो कि हमें लगता है कि ये है ही समाज में ऐसा। लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टम और यूजेज भी है जो कि इस फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, उसको भी हम लॉ कंसीडर करेंगे। हाउ वंडरफुल इज दिस। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में, पास्ट ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इज कस्टम और यूजेस कंसिडर्ड लॉ और नॉट? यस, इट इज कंसिडर्ड लॉ। तो इसको पॉइंट आउट करके, हाईलाइट करके रख लो। ठीक है, और कहाँ पे? हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। उन्होंने बोला कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ऐसा कस्टम और यूजेज, ऐसा रीति रिवाज जिसको इंडिया इंडिया में लॉ का दर्जा दिया गया है, ठीक है, उसको हम लॉ मानेंगे। एक्सक्यूज मी सर। उस हाँ जी। सर वेटिंग रूम में शायद से सर स्टूडेंट होगा एक, आप देखना एक बार। सॉरी, सर क्या कह रहे हैं? वेटिंग रूम में, सर वेटिंग रूम में ओके 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 सर शायद क्या हो। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक ठीक। जी, तो हम आगे क्लॉज 13, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। अच्छा, एक चीज आपको बता दी गई है ऑलरेडी, नहीं, आई डोंट नो कि हाउ डू वी रीड द एक्ट्स। जब किसी एक्ट को पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए उसके सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर आगे मान लीजिए सेक्शन 1 का आगे पार्ट ए आ गया, ठीक है, और उसका आगे पार्ट आ गया 1, ठीक है, ये छोटे वाला। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसको हम रीड करेंगे सेक्शन, एक्चुअली उल्टा रीड किया जाता है, यहाँ से शुरू किया जाता है, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी यहाँ से पढ़ रहा हूँ। यहाँ ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, इसको सब सब सेक्शन भी बोल सकते हैं, क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको रीड करना है तो मैं ये बोलूंगा, इंग्लिश में अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन ए, सॉरी, ऑफ सब सेक्शन ए ऑफ सेक्शन 1। दिस इज हाउ इट विल बी रिटन, क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन A of section 1. This is how it's going to be written, and this is how it's going to be spoken as well. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम यूज करते हैं आर्टिकल्स। सो आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 2 3 4, आगे जो उनका पार्ट है, जैसे आर्टिकल 13 है, यहाँ पे आगे हम आर्टिकल 13 का क्लॉज 3, और जो ये वाला पार्ट आ जाएगा, मान लीजिए बी आ गया, तो ये आ जाएगा सब क्लॉज। तो इसको कैसे रीड करेंगे? सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13। दिस इज हाउ वी गोइंग टू रीड इट, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ना नहीं आता है कि कहाँ पे क्लॉज बोलना है, कहाँ पे सबसेक्शन बोलना है, कहाँ पे आर्टिकल बोलना है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज ऐसे यूज करना है आपको, और एक्ट में हमेशा सेक्शन, सबसेक्शन और सब सबसेक्शन या क्लॉज यूज करना है आपको, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either in all or in particular areas। यानी कि यहाँ पे उन्होंने लॉज इन फोर्स की भी डेफिनेशन दी है कि कौन से हैं लॉज इन फोर्स में। वो सारे लॉज आ जाते हैं जो कि किसी लेजिस्लेचर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाए हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अभी तक रिपील नहीं हुए हैं, चाहे वो कहीं कहीं पे उनका ऑपरेशन में आए हैं या नहीं आए हैं, फिर भी वो लॉज इन फोर्स वाली डेफिनेशन में काउंट होंगे, ठीक है।
So I hope this much is clear. Not very important, but you have to remember this. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution, ठीक है, made under article 368. यहाँ पे इस आर्टिकल में जो भी हम बताया गया है, यानी कि ये लॉ की डेफिनेशन में आपको अभी समझाया गया है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये करना क्यों जरूरी है जी? कैन एनीवन टेल मी? ये डालना क्यों जरूरी था? Why was clause 4, ये बाय द वे उससे डाला गया है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया है ये. Why was this important to be added in this article? Can anyone tell me? बहुत सिंपल आर्टिकल है, वन लाइनर आर्टिकल है. ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज दिस मीन? सर ठीक है. जो सर जी जो सर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह है, उनके लिए मतलब एज अ राइट वगैरह हो. नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बेसिकली ये क्लॉज इसलिए डालना पड़ा क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी लॉ की डेफिनेशन में डाल दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट की प्रोविजन से कंफ्लिक्ट कर सकती है. अगर वो कंफ्लिक्ट कर जाएगी तो फिर लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने 13 में पढ़ा कि अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा, कॉन्ट्रावेंशन में होगा, तो फिर वॉइड हो जाएगा वो. तो इसका मतलब तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम नहीं लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसमें से कुछ भी कन्फ्लिक्ट कर जाएगा इसमें, तो हर एक ऐसी नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो मतलब इनवैलिड ही होती रहेगी. एवरी टाइम यू पास समथिंग, ऑब्वियस सी बात है वो किसी ना किसी प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट रहेगी, तो फिर वो इनवैलिड हो जाया करेगी. तो इस लूप होल से बचने के लिए उन्होंने बोल दिया कि जो अमेंडमेंट करते समय आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप करते हो, उसमें करते हुए जो भी आप कर रहे हो, वो जो चीज है उस पे ये आर्टिकल 13 एप्लीकेबल नहीं होगा. देयर इट विल नॉट बी एप्लीकेबल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप रिव्यू नहीं कर सकते. उसके लिए हम वी हैव द प्रोसेसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वी हैव द प्रोसेसेस ऑफ दिस एज वेल ऑफ वर्किंग ऑन इट. बट आप उसको लॉ की डेफिनेशन में नहीं रखोगे. ठीक है जी, चलिए आगे. आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये वर्बैटम पूछा गया है कई बार. यहां से जो भी शुरू होता है आर्टिकल 14 से लेके 32 तक आपको वर्बैटम याद रखने हैं. यू शुड बी एबल टू से इट आउट ऑल दीज आर्टिकल्स. जैसे आपको पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सा वर्ड है, बाद में कौन सा वर्ड है. इवन इफ यू डोंट वर्बैटम याद कर नहीं पा रहे हो, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए देख के एक बार कि लिखा क्या था उसमें. इक्वालिटी बिफोर लॉ. द स्टेट shall not deny any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. I think it's quite straightforward. यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के, यानी कि इक्वालिटी के दो कॉन्सेप्ट हैं. एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम सेकुलरिज्म का पढ़ रहे थे, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. नेगेटिव का मतलब गलत नहीं होता, नेगेटिव का मतलब इट टेक्स अवे द राइट, इट टेक्स अवे द प्रिविलेजेस. ये जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये इंग्लैंड में फॉलो होता है. इन इंग्लैंड वी से दैट यू देयर इज रूल ऑफ लॉ, और लॉ के सामने सारे एक समान हैं, which means you do not have any special privilege. If there is someone in front of me, whether you are a king, ये एक्चुअली इफ यू हैव रेड सम रोमन हिस्ट्री तो आपको समझ आएगा. पहले बोला जाता था दैट रेक्स इज लेक्स, ठीक है,
Rex is lex matlab king is the law. Rex means king, lex means law. But when the rule of law concept came about, then they started saying that no one is above the law. So this concept of equality before law came, which came from England. But thereafter, we see the coming up of the USA and all these Western nations, जहाँ पे equal protection of law की बात की गई, where we see that here we are saying that you will not be given any special privileges. That is absolutely wonderful. But here we see, this is an American concept, equal protection of law. Here we say that the state or the government will play a proactive role to ensure equality. ठीक है? We will take proactive role to ensure equality. यहीं से हमारा concept of equity आता है. अब equity और equality में क्या difference है? Can anyone tell me? हाँ जी. So sorry. हाँ जी. I'm waiting for your answer. Can anyone tell me what's the difference between equality and equity? पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो या सारे आप? जो इक्वालिटी है, it is that giving same amount of resources and opportunities and support. And equity then can be said that it could be providing resources and opportunities as per individual needs or circumstances. Right, right. So equality का तो मतलब ये है कि जो चीज available है, it is going to be equally given to all. But equity says that not everyone requires the same thing in the same amount. So to bring about all to the same standard, we are trying to give some additional benefits, ठीक है, to create equity. जो affirmative action है, या जिसको हम इंडिया में reservation बोलते हैं, this comes basically under this equal protection of law. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम proactively role play कर रहे हैं to ensure that equity is created. ठीक है? तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सॉरी या इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. दिस इज ऑफ इंग्लिश ओरिजिन एंड दिस इज ऑफ अमेरिकन ओरिजिन. चलिए आगे आते हैं आर्टिकल 15 पे. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, आपको याद करना पड़ेगा, ये वर्बैटिम याद करना है. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, क्योंकि 15 और 16 की एप्लीकेशन आज के जमाने में बहुत ज्यादा होती है. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. अच्छा, बाय द वे आपको मैं ये भी बता दूं कि आर्टिकल 14 जो है ना, वो अपने आप में सफिशिएंट था. जो चीजें हम आर्टिकल 15 और 16 में पढ़ेंगे वो बेसिकली इसी को इलेबोरेट कर रही हैं आगे. हमने जब इक्वालिटी और इक्विटी की बात कर ली, उसी के बाद हम ये 15 और 16 जो है वो चीजें हैं जो कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोलना चाहते थे, but they were implicitly always there in the article 14. ठीक है, तो 15 and 16 are in some ways the explanations of article 14 only. So what does it say? The state shall not discriminate against any citizen on grounds only, शब्द का ध्यान रखिएगा, only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. वो कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो किसी सिटीजन के अगेंस्ट only on the basis of this in either of these के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. यानी कि अगर कुछ और होता है और उसके साथ ये होगा तो शायद हो सकता है. ठीक है, और वो होता भी है. कैसे होता है वो हम रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, बट फॉर नाउ यू रिमेंबर कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, only on the basis of caste, only on the basis of sex, place of birth or any of them आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ठीक है, आगे चलते हैं. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to
access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of public resort maintained wholly or partly of the state funds and dedicated to the use of general public. जो मैं आपको पहले बात कर रहा था कि इट्स अ पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस पे जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते हो. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. यानी कि जो अभी आपने इक्वालिटी की बात करी, अभी आपने जो पढ़ा कि किसी के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट कोई ऐसी स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो वो अलाउड है बनाना एज पर क्लॉज 3. Similarly, you'll find here nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled caste and scheduled tribe. यानी कि SCBC, ठीक है, socially and educationally backward classes, SCs and STs, ठीक है, उनके लिए प्रोविजंस बना सकते हैं एज पर 15(4). याद रखना है आपको. रिजर्वेशन का कोई क्वेश्चन आता है या इसके बारे में कोई क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन या एडमिशंस में रिजर्वेशन, तो आपके लिए दो आर्टिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 15(4) एंड 16(4). वो हम देखेंगे. 16(4) में भी सिमिलर चीज लिखी गई है. ये जेनरिक है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है. ठीक है, चलिए आगे. Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19, as I told you, पहले subclause आता है, फिर clause आता है, फिर article आता है, shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of the citizens or for the scheduled castes or the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, इसीलिए ये अभी ये जो है आप देख पा रहे हो अमेंडमेंट में ऐड हुआ है. वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड इन आर्टिकल 30. ये बाद में देखेंगे. अभी तक लेकिन आपको समझ में आ गया है कि जो 5 है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस कराने की बात करता है कि एडमिशन कराने में उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है स्टेट. ठीक है, so this is important. Nothing in this article or subclause G of clause 1 of article 19 or clause 2 of article 19 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically weaker section. ये देखो recently जो economically EWS के लिए provision बनी है, ये यहाँ पे add हुई है. Economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5. यानी कि 5 और 4 के अलावा हमने EWS का भी अलग से बनाया है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया clause 6 में. Any special provision for the advancement of any economically weaker section of the citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5 insofar as such special provisions relate to their admission to education institution. यानी कि जो हम पहले 4 और 5 में पढ़ के आए हैं कि पहले उन्होंने जेनेरिक प्रोविजन बनाया, फिर उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रोविजन बनाया. सेम चीज उन्होंने EWS के लिए किया. पहले उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन जेनेरिक बनाया, फिर उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया. ठीक है, और ये कहाँ कितना दिया उन्होंने, including private education institutions whether aided or unaided other than the minority education institution, which in the case of reservation would be in addition में होगा to the existing reservations and subject to a maximum of 10%. तो EWS reservation कितनी है, maximum 10%, and this is over and above और अलग से है from the reservation which is existing. ठीक है जी, चलिए आगे. अब explanation में, for the purposes of this article and article 16, economically weaker sections shall be such as may be notified by the state. State notify करेगा from time to time on the basis of family income and other indicators of economic
डिसएडवांटेज। अब वो कौन से इंडिकेटर्स होंगे वो स्टेट ही बताएगा आपको, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, नॉट स्टेट पर से। चलिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो 15 है, 15 जो है एजुकेशन की बात करता है, लेकिन जो 16 है, मतलब 15 थोड़ी जेनेरिक बात करता है, प्लस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है। जो 16 है वो पब्लिक अपॉर्चुनिटी यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखनी है, चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं दोनों में। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स in matters relating to employment or appointment to any office under the state. अब under the state का मतलब ये state government नहीं है, under the state means the government of India. No state shall on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them. मैंने आपको बताया था RRCSP, religion, race, caste, sex, place of birth, 15 में ये आता है। ठीक है, 16 में ये तो आता ही है, प्लस DR आ जाता है। DR क्या है? एक D है डिसेंट, ये ऐड हो गया, और क्या ऐड हो गया? रेसिडेंस। ठीक है जी, तो RRCSP प्लस DR, तो 16 में ये आएगा। अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। चलिए यार, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to any office under the government or any local or other authority within a state or a union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment appointment। जैसे हम देखते हैं कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन या पोस्ट के लिए ना स्टेट के डोमिसाइल की प्रोविजन रख देते हैं या कंडीशन रख देते हैं, तो वो इसी क्लॉज के अंडर रखी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हरियाणा में अगर आपको सो एंड सो चीज के लिए अप्लाई करना है तो आपका हरियाणा का डोमिसाइल होना मैंडेटरी है, तो ये इस क्लॉज की वजह से होता है। आगे चलते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन for reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state। तो यहाँ पे जो उन्होंने टर्म बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स लिखा है, इसमें सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लास नहीं आती है, इसमें सारी बैकवर्ड क्लास काउंट होती हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरली जैसे हमने 15(4) में देखा था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किया गया है, तो 16(4) में सेम चीज जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए की गई है। ठीक है जी, याद रखना इस चीज को। टर्मिनोलॉजी उन्होंने थोड़ी डिफर की है, वहां पे उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने 15 में लिखा था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास प्लस SC एंड ST, यहाँ पे उन्होंने सीधा लिख दिया BC, बैकवर्ड क्लासेस which are not adequately represented in the state, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। चलिए आगे। 4A, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of the scheduled castes or the scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state। सेम चीज है, प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो रही है फॉर SC एंड ST। ठीक है, ये कौन सा, ये भी रिसेंटली ऐड हुआ है, ये है 4A, ये है 4B। Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancy shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the 50% ceiling of reservation on total number of vacancies of that year। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने SC ST के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन, ST ST OBC के लिए कोई हमने स्पेशल प्रोविजन बनाई फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वहां पे जो हमने रिजर्वेशन दी वो उस साल रिजर्वेशन कंप्लीटली यूज नहीं हो पाई। मान लीजिए 5 सीट्स दी थी आपने,
और उसमें से 4 सीट्स फिल हो पाई, लेकिन एक सीट जो है वो फिल नहीं हो पाई। तो जब ये एक सीट अगले साल पहुंचेगी, तो ये जो एक सीट है, ये टोटल 50% सीलिंग की कितनी सीट होनी चाहिए उसके लिए काउंट नहीं होगी। मान लीजिए ये सीट अलग है और 24 सीट्स अलग से आती हैं, तो जो सीलिंग आप चेक करोगे 50% ऑफ रिजर्वेशन की जो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के हिसाब से लागू की गई है, वो 24 वैकेंसीज पे काउंट होगी। वो ये वाली जो एक्स्ट्रा वैकेंसी है जो पिछले साल से बाउंस होके आई है, वहां पे नहीं होगी। लेकिन इसके आगे भी और एवोल्यूशन है और काफी जजमेंट्स है जहां पे ये काउंट हो जाएगी, वो अलग बात है, इतने हम इंट्रिकेसीज में नहीं जाएंगे। बट मैं आपको 4B समझा रहा हूँ कि 4B क्या कहता है। ठीक है जी, चलिए आगे। अब आ गया हमारा 516 क्लॉज 5। Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ऑफिस का कोई जो सीट है, वैकेंसी है या पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए आप जो है, जो किसी पर्टिकुलर इंकम्बेंट को, ऑफिस को किसी रिलीजियस डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो बाधा करता है कि कौन बनेगा, उसमें आप अ, उसमें जैसे इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी टेम्पल ट्रस्ट का जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट की जो पोजीशन है, वहां पे मैंडेटरी किया हुआ है कि वो जो पंडित जी हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट के होने चाहिए या पर्टिकुलर रिलीजन के होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने रिलीजन की बात की है, सॉरी मैं यहाँ पे कास्ट लिख गया, रिलीजन के होने चाहिए। तो वहां पे यू कैन नॉट, सॉरी, वहां पे दिस आर्टिकल विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो वहां पे ये जो कंडीशनैलिटी है ये लगाई जा सकती है। ठीक है, नथिंग, और इसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव वे में स्टार्ट होना, नेगेशन से स्टार्ट होना। ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है कि जो किसी ऑफिस का इनकम्बेंट है, यानी कि कौन बैठेगा, इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, डिनोमिनेशनल किसी भी तरीके से सेक्ट हो सकता है, ठीक है, और एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ शैल बी अ पर्सन प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, कि वो इस पर्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए अगर उसको वो पोजीशन चाहिए, तो वहां पे ये वाला जो आर्टिकल है एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आगे। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली, वो सेम चीज करी गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे। अब आगे आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये तो सीधा सीधा बस ऐसे ही पूछा जाता है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law। ठीक है, अब यहाँ पे तो उन्होंने जेनेरिक लिख दिया, अब अनटचेबिलिटी काउंट किसको करेंगे ये एक्ट बताएगा। अब वो एक्ट में अनटचेबिलिटी का मतलब सिर्फ छुआछात नहीं होता, अनटचेबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। लेट्स से समवन स्पिट्स ऑन समवन, ये भी अनटचेबिलिटी में आएगा। ठीक है, और यू मेक समवन डू मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक है, कि गटर साफ करने के लिए आप किसी को भेज रहे हो गटर में, ठीक है, वो भी अनटचेबिलिटी में आएगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू गाइस। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक, यानी कि शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, यानी कि डॉक्टर लगा सकते हो, आर्मी का मेजर लगा सकता है, कर्नल लगा सकता है, ये सारी चीजें अलाउड हैं। लेकिन आप वैसे कोई टाइटल नहीं लिखा कर सकते हो, जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा कि सर सो एंड सो, जैसे ब्रिटेन में सर यूज किया जाता है नाइट के लिए, वो दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया। नो टाइटल शुड बी गिवन टू एनीवन। ठीक है, सिर्फ वो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल एग्जेम्प्टेड है। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है आर्टिकल 18 का कि नो टाइटल इज शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट एक्सेप्ट व्हाट टाइटल्स, वो एक्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो आता है उसमें, मिलिट्री और एकेडमिक आंसर होता है उसका।
उसके बाद आ गए हम आर्टिकल 18 क्लॉज 2, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शाल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकते। ठीक है जी, समझ में आ गया। No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any total। यानी कि यहाँ पे तो सिटीजन की बात करी थी कि जो इंडिया का सिटीजन है वो तो बाहर से कुछ ले ही नहीं सकता। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है बट वो इंडिया के गवर्नमेंट के साथ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि मतलब उसको सैलरी मिल रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सैलरी भी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट वो स्टेट के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो ऐसा इंसान है, मान लीजिए अमेरिकन सिटीजन है वो, और वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, तो अगर वो अमेरिकन सिटीजन है, इंडिया के साथ काम कर रहा है, अगर उसकी खुद की स्टेट भी उसको टाइटल देना चाहती है तो वो टाइटल भी वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आई होप आप सबको। चलिए आगे। हाँ, और इसमें एक और चीज याद रखना, जो ये किसी को पद्म विभूषण मिलता है या पद्मश्री मिलता है, वो टाइटल में काउंट नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ये भी नोट डाउन कर लो। No person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present। कोई तोहफा नहीं ले सकते, कोई सैलरी नहीं ले सकते, ठीक है, या ऑफिस कोई होल्ड नहीं कर सकते अगर कोई फॉरेन स्टेट करता है। जब तक वो इंडियन स्टेट के साथ काम कर रहा है वो तब तक प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कहीं और किसी और से सैलरी वैलरी या प्रेजेंट नहीं ले सकता है, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना। इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स regarding freedom of speech, etc. All citizens shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble peaceably and without arms, to form associations or unions, अब ये बाद में ऐड हुआ था, और cooperative societies, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India। यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी था जो हटा दिया गया है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब इसको याद करने का अच्छा तरीका है, और ये आपको लाइन से ही याद रखने हैं। द फर्स्ट राइट इज टू स्पीच, मुझे बोलने का अधिकार है, और एक्सप्रेशन में सब कुछ ही आ गया। एक्सप्रेशन का मतलब पोइट्री या फिर पेंटिंग या कुछ भी स्कल्पटिंग, किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, गाना बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, सारा एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट ए का ही क्लॉज, सब क्लॉज ए का ही पार्ट होगा। कुछ भी करते हो दैट फ्रीडम यू हैव। इसको आप अगर लॉ स्कूल में जब आप जाओगे तो हमारे यहाँ पे 19(1)(a) काफी फेमस रहता है। 19(1)(a) इसी को बोलते हैं दैट आई हैव द राइट टू स्पीक। ठीक है, तो ये वैसे भी आपको याद होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन योर लाइफ वंस यू ज्वाइन द लॉ स्कूल। आगे चलते हैं सब क्लॉज बी पे। तो पहले क्या बोला इसने, पहले बोला कि मैं बोल कुछ भी सकता हूँ। ठीक है जी, अब जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पीसफुली लोगों के साथ बैठ भी पाऊंगा, असेंबल हो पाऊंगा। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, अब बोल रहा हूँ तो यानी कि कहीं पे बैठ के बोलूंगा तो असेंबल हो सकता हूँ। अब जब मैं बोलूंगा लोगों के बीच में बैठ के, तो यानी कि अगर मेरे साथ लोग जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ भी सकते हैं, तो मैं एसोसिएशन या यूनियन भी बना सकता हूँ। ठीक है जी, ये भी अलाउड है। और फिर उस एसोसिएशन और यूनियन के साथ मैं इंडिया में फ्रीली मूव भी होना चाहिए, मुझे अलाउड होना चाहिए। ठीक है, तो मूव भी कर सकता हूँ मैं। उसके बाद अब मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा कहीं पे रहने का मन है तो वहां पे मैं रिजाइड भी कर सकता हूँ, सेटल भी हो सकता हूँ। और अगर मैं वहां पे रिजाइड या सेटल कर रहा हूँ तो उस वहां पे मेरा कोई भी ऑक्यूपेशन, जॉब, बिजनेस भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन एंड यूनियन, मूव फ्रीली, रिजाइड और सेटल, ऑक्यूपेशन और जॉब। ठीक है, ऐसे ही लाइन से याद रखना है आपको।
क्योंकि आगे आपके काम आने वाला है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है, ये है ई, एफ जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, ये है जी। चलिए आगे। Nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by this said subclause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अब है क्या जी, जो 19(2) है वो 19(1) ए का तोड़ है, रिस्ट्रिक्शन है एक तरीके से। सो 19(2) इज द रिस्ट्रिक्शन दैट इज पुट ऑन 19(1) ए, यानी कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगी, ये 19(2) ने बताया है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? क्या मान लीजिए आप ऐसा कुछ बोलते हो जो देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है, तो आपको रोका जा सकता है। अगर वो देश की सिक्योरिटी के खिलाफ है तो आपको रोका जा सकता है। अगर किसी फॉरेन स्टेट के फ्रेंडली रिलेशन के खिलाफ है तो भी रोका जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है तो भी रोका जा सकता है। डिसेंसी या मॉरलिटी के खिलाफ है तब भी रोका जा सकता है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको रोका जा सकता है। आप किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो तब भी रोका जा सकता है। आप लोगों को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए इंसाइट कर रहे हो तब भी रोका जा सकता है। तो ये सारी क्या है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये लाइन से आपको लिख के याद करनी है। देयर इज नो एक्सक्यूज टू इट। और ये मत पूछा करें मुझसे कि ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जो चीजें मार्क आउट कर रहा हूँ वो सारी पढ़नी है और ये पेपर में आती हैं, एज इट इज आती हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि 19(1) ए की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैन 19(1) ए बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और सिमिलरली अब इसको याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं आगे। अब जैसे 19(1) ए की जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19(2) में है, सिमिलरली 19(1) बी की जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19(3) में है। तो ऐसे ऐसे आगे चलता जा रहा है वो। 19(1) ए उसकी रिस्ट्रिक्शन 19(2) में है, 19(1) बी ये भी बी है, इसकी 3 में है, सी की 4 में है, डी और ई दोनों एक साथ हैं, इनकी 5 में है। ठीक है जी। अब ये सबके मतलब आपको पता है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, डिसेंसी मोरालिटी क्या होती है। ठीक है, गाली गलोच नहीं करना है, किसी वुमेन की उसके बारे में बोलने, इज्जत के बारे में आप बोल नहीं सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर नहीं सकते हो, डेफेमेशन नहीं कर सकते हो आप, इंसाइटमेंट ऑफेंस की असाइनमेंट नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन ये राइट बाय राइट चेंज हो रही है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इसी पे है, 19(1) ए पे। लेकिन जैसे आप आगे जाते जाओगे आप देख रहे हो कि उसमें कम होती जा रही है। बी में रिस्ट्रिक्शन क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, बस ये दो हैं। उसके बाद सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। ठीक है जी, आगे क्या है? Nothing in subclause D and E, the said law shall affect the operation of an existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restriction on the exercise of any rights conferred by the said subclauses, either in the interest of the general public or for the protection of interest of the scheduled tribe. ये restrictions है। DE क्या है, याद करते हैं थोड़ा सा। D बोलता है मूव कर सकते हैं कहीं पे, E बोलता है सेटल हो सकते हैं या रिजाइड कर सकते हैं कहीं पे। तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है उन्होंने? उस पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप ऐसी जगह पे ये चीज नहीं मांग सकते हो जहां पे जो लोग रह रहे हैं उन जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है, या फिर जहां पे आप किसी ट्राइबल एरिया में जा रहे हो तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाए, तो वहां पे आपके मूवमेंट और सेटलमेंट पे रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अंडमान निकोबार में कई एरियाज ऐसे हैं जो कि पब्लिक के लिए प्रोहिबिटेड है पहुंचने के लिए, तो वहां पे आपके ऊपर इसी बात के लिए रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बिकॉज इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चलिए आगे, क्लॉज 6, नथिंग इन सब क्लॉज जी, ये जी का रिस्ट्रिक्शन है, shall affect the operation of existing law insofar as it imposes prevent the state from making any law imposing in the interest of the general public, सेम चीज।
बस इतना ही है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक है। ये ऑक्यूपेशन वाला पॉइंट है बाय द वे। ऑक्यूपेशन के लिए कहां पे रोका जा सकता है आपको? इफ इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। Also, then they had to add this. Nothing in this said subclause shall affect the operation of an existing law insofar as it relates to or prevent the state from making any law relating to the professional or technical qualification। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने बीए करी हुई है और आप कह रहे हो कि मुझे डॉक्टर का पेपर भरने की इजाजत दी जाए, तो ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखी जा सकती है। दूसरा, the carrying on by the state or by corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry, service, whether to the exclusion complete or partial of citizen। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है, कोई ऐसा काम धंधा ऐसा हो सकता है जहां पे गवर्नमेंट बोले कि सिर्फ मैं ही करूंगी और कोई नहीं कर सकता। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? रेलवे। रेलवे जो है वो गवर्नमेंट ही चलाती है, ठीक है, तो वो भी अलाउड है इसके अंदर, ये वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। एक बार आराम से जब आप बैठ के पढ़ोगे आपको ये सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। चले आगे। अब हम आते हैं आर्टिकल 20 पे। ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ में हमारे बहुत काम आता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब इसमें 3 पार्ट हैं। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। यानी कि 2 चीजें क्या है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जिस टाइम पे आपको जिस ऑफेंस के लिए सजा देने की कोशिश की जा रही है या आपके ऊपर वो चार्ज लग रहा है, उस टाइम पे वो जो एक्ट आपने किया है वो ऑफेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज मान लीजिए मैंने कोई एक्ट किया, उस टाइम पे वो ऑफेंस नहीं है, बट कल जाके वो ऑफेंस बन गया, तो क्या मेरा वो जो एक्ट जिस दिन मैंने किया था उसके लिए मैं लायबल हूंगा? नहीं हूंगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने वो एक्ट किया था उस दिन वो ऑफेंस होना चाहिए था। इसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब जब मैंने एक्ट किया पोस्ट द फैक्ट, फैक्ट मतलब जब किया, पोस्ट फैक्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज नॉट अलाउड और इज प्रोहिबिटेड। याद रखिएगा ये जो चीज है ये क्रिमिनल लॉ के लिए ही पढ़ रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल लाइबिलिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल राइट, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल की बात नहीं कर रहे हैं। सिविल में पीछे डेट से डाला जा सकता है कुछ भी, जैसे कि टैक्स में होता है, पिछली डेट से टैक्स मांगा जा सकता है, लेकिन पिछली डेट से क्राइम नहीं कमिट करवाया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि आपने जिस दिन एक्ट किया था उस दिन वो क्राइम नहीं था, लेकिन बाद में वो क्राइम बन गया, फिर आपका वो जो एक्ट किया हुआ है उसको क्रिमिनल मान लिया जाएगा। दिस इज नॉट अलाउड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1। सिमिलरली जिस दिन आपने एक्ट किया वो क्राइम भी होना चाहिए। सिमिलर टू दैट, जिस दिन आपने एक्ट किया या ऑफेंस किया, जो सजा उस दिन उसके लिए एप्लीकेबल है वही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जिस दिन आपने, अब ये इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, आई होप आप सबको पता होगा, बीएनएस जो आया है नया आईपीसी की जगह पे। अब बीएनएस में मान लीजिए कुछ ऑफेंसेस की जो सजा है वो बढ़ गई, पनिशमेंट जो है वो बढ़ गई है कई ऑफेंसेस की। अब जिस इंसान ने आईपीसी के अंडर ऑफेंस किया था, मतलब जब उस टाइम आईपीसी चल रहा था, अब बीएनएस आने की वजह से उसकी पनिशमेंट बढ़ नहीं जाएगी, उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जो आईपीसी में है। ये कौन कौन सा आर्टिकल इंश्योर करता है? ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे। ये रियल लाइफ एग्जांपल दिया मैंने आपको, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसको हम डबल जेपडी बोलते हैं। ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज आपके सामने यूज कर रहा हूं ये जानबूझ के कर रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। डबल जेपडी का मतलब क्या है? एक सेम एक्ट ऑफेंस के लिए आपको 2 बार
प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड है, यानी कि दोनों एक साथ हैं, प्लस है यहाँ पे, और नहीं है। पहले आपका प्रोसिक्यूशन होना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन आपको पता है कि क्रिमिनल ट्रायल में प्रोसिक्यूशन होता है, प्लस पनिशमेंट मिल चुकी है आपको, मान लो आपको एक सजा 6 महीने की मिल चुकी है, अब दोबारा से आपको सेम ऑफेंस के लिए आपका ट्रायल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, दोबारा से पनिशमेंट आपको नहीं मिल सकती। इसको हम डबल जेपड़ी बोलते हैं। तो कौन इंश्योर करता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2, डबल जेपड़ी। ये शब्द लिख लीजिएगा, ये टाइटल, जो वर्ड मैंने आपको, कीवर्ड जो मैंने आपको दिया है, ये लिख लीजिएगा। चलिए आगे। तीसरा है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसको हम बोलते हैं द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि आपको, जैसे नॉर्मली इंडिया में कई जोक बनते हैं इस बात पे कि पुलिस वाले जो हैं वो आपको जबरदस्ती मार के उगलवा सकते हैं कि आपने वो ऑफेंस किया है। ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो मान लीजिए आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है, आप एक्यूज हो किसी ऑफेंस में, तो यू कैन नॉट बी फोर्स्ड बाय द जज टू गिव विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ। आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाद आपको बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, दिस इज नोन एज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हाउएवर, इसमें अगर आपसे हेयर का सैंपल मांगा जाए या ब्लड सैंपल मांगा जाए, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं, वो लिया जा सकता है। और ये भी बाय द वे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ही क्लियर हुआ था इसकी इंटरप्रिटेशन, कि बीइंग अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई सैंपल नहीं लिया जा सकता। मान लीजिए आपका आपका डीएनए टेस्ट करना है, वो तो डीएनए टेस्ट हो सकता है आप। ठीक है, तो इसमें नहीं फॉल करेगा। चलिए आगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बहुत बड़ी आर्टिकल है ये, इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है। इसको क्लोकिली या लेमन लैंग्वेज में राइट टू लाइफ बोला जाता है। राइट टू लाइफ, जो चीज आपको लगता है कि यार ये फंडामेंटल राइट में कहाँ दी होगी, 90% चांसेस हैं वो आर्टिकल 21 में दी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं शादी करना चाहता हूँ, वो 21 में है। मैं पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में जीना चाहता हूँ, वो आर्टिकल 21 में है। जो लोग साइड रोड की साइड पे ठेला लगाते हैं, उनका हक कहाँ से आता है? 21 से आता है। मैं जीते जीते मरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, वो भी आर्टिकल लाइफ में, राइट टू लाइफ में आता है, अगर उसको कंसिडर किया जाएगा। बट फॉर राइट नाउ, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है दैट यू कैन किल योरसेल्फ। ठीक है, तो राइट टू लाइफ में राइट टू सुसाइड नहीं आता है, बट अगर कभी आएगा तो इसी के अंदर आएगा, अभी के लिए नहीं आता है। इसी की वजह से इंडिया में यूथेनेशिया अलाउड नहीं है। यूथेनेशिया आई होप सबको पता होगा। ठीक है, यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड इन इंडिया। हाँ, यूथेनेशिया भी दो प्रकार का होता है, ये भी देख लेते हैं। ये आपका करंट का पार्ट आ गया। एक एक्टिव यूथेनेशिया होता है, एक पैसिव यूथेनेशिया होता है। एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या है? यानी कि आपको कुछ, मैं इंजेक्ट करके आपकी बॉडी में आपको मार नहीं सकता। ठीक है जी, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब क्या है? लेकिन इसके लिए भी आपको लिविंग विल छोड़नी पड़ेगी। ये भी एक अपने आप में प्रोसेस है। पहले आप लिविंग विल छोड़ोगे कि अगर मैं कभी ऐसी सिचुएशन में पहुंचा जहां पे मेरे ऑर्गन फेलियर्स हो गई और मैं अपनी बॉडी में बिना मशीनरी के नहीं जी पा रहा हूँ, एंड मुझे इतना टाइम हो गया और उसके बाद आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू गिव माई कंसेंट टू लीव द बॉडी, तो यू आर गिवन द परमिशन टू पुल द प्लग। ठीक है, टू पुल द प्लग, वो पैसिव यूथनेशिया में आएगा। दिस इज अलाउड, लेकिन उसके लिए लिविंग विल का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर आपसे पूछा जाए इज यूथनेशिया अलाउड इन इंडिया, सीधा सीधा आंसर है नो। अगर पूछा जाए पैसिव यूथनेशिया अलाउड इन इंडिया, उसका आंसर है यस। अगर पूछा जाए राइट टू सुसाइड है, नो।
ठीक है, बाकी कोई ऐसा राइट है? फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 में और क्या डाल सकता हूं मैं? कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे? राइट टू लाइफ में और क्या चीज डाल सकता हूं मैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। बताइए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिए कुछ। टेल मी समथिंग। और इज इट गेटिंग टू लॉन्ग फॉर यू? शुड वी कट द क्लास फॉर टुडे? कैन यू गाइस हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। Am I going too fast? Am I going too slow? Am I making sense to you guys? चलिए आगे चलते हैं फिर। So no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। ठीक है, यानी कि आपके पास राइट टू लाइफ है, आपसे आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर कोई इंट्रूजन नहीं कर सकता, आपकी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर कोई इंट्रूजन नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी कि लॉ अगर अलाउ करेगा उसके लिए तो किया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है कि आप मुझे डिटेन नहीं कर सकते, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो अरेस्ट किया जा सकता है। तो वो कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसमें अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके आर्टिकल 21 का सबसे इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना है, ठीक है, मेनका गांधी। कई बार पहले पूछा गया है, लिख लीजिए इसको। मेनका गांधी केस में बोला गया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए लॉ एक ऑलरेडी बना हुआ है और लॉ के हिसाब से आपको, आपके ऊपर जो भी एक्शन लिया गया लॉ के हिसाब से लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेनका गांधी केस में कि यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ में सिर्फ ये नहीं है कि एक बार लॉ बन गया तो फिर आप उसको चेक नहीं कर सकते। कहते अब हम ये भी देखेंगे कि जो लॉ बना था उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका जो एम्बिट है आर्टिकल 21 का, ये ब्रॉड हो चुका है। सो द एम्बिट ऑफ 21 हैज बीन ब्रॉडन्ड। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है, इन विच केस द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 वाज ब्रॉडन्ड, तो उसका आंसर होगा मेनका गांधी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। आर्टिकल 21 ए जो है, अगेन आर्टिकल 21 में वो फॉल करता है। 21 ए जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया व्हाट इज ऑलरेडी देयर, राइट टू एजुकेशन ऑलरेडी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी वो आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया था। फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट करी, आर्टिकल 21 ए करके उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया। यहाँ पे साल जरूर याद रखने ना, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, 6 to 14 उम्र याद रखनी। और इसके बाद ही जो राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट है वो बना था। ठीक है जी, दिस इज sufficient for today, I think. You guys have stopped responding to me and I don't want to overburden you because it takes a lot of efforts to explain these things. So once you go back, read all these things. If you have any doubt, I will take it up in the next class. Till then, take care. Okay, see you tomorrow. Thank you, sir.